Hello everyone, my name is Parag Parashar and we are launching a new batch for UPSC Law Optional. जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑप्शन की तरह अवेलेबल है हमारे पास मेंस में यूपीएससी आईएएस आईपीएस एग्जाम्स के लिए, और लास्ट के कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट में वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन पीपल टेकिंग लॉ एज एन ऑप्शन। और लॉ में आराम से 320 मार्क्स आपके इजीली स्कोर हो पाते हैं, जो कि टोटल बनता है आफ्टर 500, क्योंकि दो एग्जाम्स हैं 250 ईच, और वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जनरली रहता है कॉन्सेप्चुअल। 250 मार्क्स के हैं और क्वेश्चंस आपके आएंगे 8 पहले वाले में, दूसरे वाले में 8 आएंगे। करने इवेंचुअली हमें 2 मैंडेटरी आते हैं आपके पार्ट ए और पार्ट बी में से, और उसके बाद बचे हुए होंगे हमें करने 3 क्वेश्चंस टोटल। तो टोटल मिला के हो गया आपके 5 क्वेश्चंस, 2 मैंडेटरी, 3 आपके ऑप्शन में आएंगे आउट ऑफ दो 6, क्योंकि 8 क्वेश्चंस हो गए ना, तो उसमें से हमें करना है। अब एज अ लॉ ऑप्शनल आप अगर जब पेपर देखोगे, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज पेपर 2, और उसमें आपको समझ में आएगा कि दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है जो आपने एलएलबी में सीखा है, दैट इज मोर ऑफ द सेम। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में, क्योंकि 3 घंटे में आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, लिमिट डिसाइडेड है आपके वर्ड्स की बट नॉट फॉर द टाइम, क्योंकि आपको दे रखा है जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 5 पार्ट होते हैं, उसमें यू हैव टू राइट फॉर 150 वर्ड्स ईच। तो आपके कितना हो गया 150 इंटू 5 दैट इज 750। तो ये जो टाइम लिमिट मेंटेन करना, साथ में कंटेंट जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इधर उधर का बीटिंग अराउंड द बुश ना करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर 2 का सॉल्यूशन, जो कि 2024 का रहा है, प्लस हमारा जो नया बैच है वो 4 अगस्त 2025 से लॉन्च होने वाला है। तो गेट इट योरसेल्फ रजिस्टर्ड बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स। ओके, चलो। तो पेपर 2 जो हमारा है उसका जो सेक्शन ए है दैट वी आर कवरिंग नाउ, दैट इज ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि आपने अपने एलएलबी टाइम में भी बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है इसमें लास्ट टाइम, दैट इज ऑफ the underlying principle of mens rea is expressed in the familiar Latin maxim actus non facit reum nisi mensit rea. That means the act does not make a man guilty unless the mind is also guilty. Explain with the decided cases. अब सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि हमें रेलेवेंट लिखना है। उस 150 वर्ड में या 150 की जो लिमिट है उसमें हमें रेलेवेंट भी लिखना है, जो उन्होंने पूछा वही लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वो पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्सप्लेन, डिस्कस, इलेबोरेट, क्रिटिकली एग्जामिन, तो ये जो वर्ड होते हैं इनका मतलब समझने के बाद देन वी विल डिसाइड कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका एक डॉक्ट्राइन दे रखी है जिसका मतलब भी उन्होंने वहां पे दे रखा है, दैट दे हैव प्रोवाइडेड द मीनिंग ऑफ इटसेल्फ। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच दे वांट टू आस्क इज एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केसेस। तो हमारे यहाँ पे 2 वर्ड हो गए, फर्स्ट इज एक्सप्लेन, सेकंड वन इज डिसाइडेड केसेस। जनरली अगर आपके डिसाइडेड केसेस नहीं लिखे हुए हैं, प्रोविजंस के बारे में नहीं लिखा है, तो वी टेंड टू ओमिट, हम उन्हें ओमिट करेंगे। ठीक है, जैसे आप एलएलबी में करते थे, आप केसेस लिखते थे अपने, आप प्रोविजंस बहुत सारे लिख के आते थे, दैट इज नॉट द केस हियर। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक वर्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी फॉर लॉ ऑप्शनल, क्योंकि मेंस ही है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। 1750 मार्क्स का होता है, तो उसमें से 500 मार्क्स तो आपके ऑप्शनल में से आने वाले हैं, और जहाँ पे आप 300-320 तक भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केसेस। अब एक्सप्लेन करने की बात आई है इस प्रिंसिपल को, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस शुरुआत के हाफ मिनट्स में या फिर आपका 10 to 15 सेकेंड्स में हमें ये समझना है कि हमारा फ्रेम क्या रहेगा, हमारा आंसर, हमारे जो आंसर हैं वो किस तरीके से फ्रेम होंगे। तो सबसे पहला आंसर जो है उसको हम फ्रेम करने का सोचते हैं किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे मेंस rea की बात हो रही है। अब जब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन की, तो डॉक्ट्राइन का पहली बात तो मतलब होता है, और उसमें जो 2 एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हम क्राइम की बात करते हैं, क्राइम में क्या होगा, एक्टस रियस और मेंस rea, 2 ही एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि कोई ऑफेंस हो रहा है, दैट ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड, देन इट इज बीइंग डन बाय द बॉडी। नो, it is not actually done by the body, it is actually done by the guilty mind. If there is no guilty mind behind the action, then it might go into a negligence or something which is like an accident. ठीक है,
अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गिल्टी माइंड की, दैट मींस देन ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड बिकॉज ऑफ द गिल्टी माइंड। अगर आपने वहां पे कुछ भी चीज फ्रेम करी है तो उसमें आपको गिल्टी माइंड आएगा। जैसे अबेटर की बात करें, क्या अबेटर एक्चुअल में ऑफेंस करता है? नहीं करता, बट ही हैज द गिल्टी इंटेंशन, इसलिए हम उसको पनिश भी करते हैं। अटेम्प्ट में क्या एक्चुअल में ऑफेंस हो पाता है? नहीं हो पाता, बट स्टिल वी ट्राई टू कन्विक्ट दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं उसकी मेंसिया। और इवेंचुअली जब आप जेल जाओगे, जेल में आपकी बॉडी को पनिश नहीं करते, दैट दे आर मेकिंग अ डेटरेंस इफेक्ट ऑन योर मेंसिया और रिफॉर्मिंग इट इवेंचुअली। तो मेंसिया ही है जो सब कुछ है ज्यादातर, एक्सेप्ट कि कुछ ऐसे ऑफेंस है जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दे रखी है, जैसे रेप, वहां पे मेंसिया की जरूरत नहीं है। आपने एक्टर सीरियस प्रूव किया, दैट इज पेनिट्रेशन, मोर देन एनफ। ठीक है, तो यहाँ समझने से बेटर हम ये समझेंगे कि इसको हमें लिखना कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मेंसिया मींस उसका मतलब होना चाहिए क्या है? आपका गिल्टी माइंड। इसके बाद है अननेसेसरी मेंटल एलिमेंट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। एक्टर सीरियस तो हमारा होता ही है, साथ में एक मेंटल एलिमेंट दूसरा भी होता है, दैट इज ऑफ मेंसिया। इसके बाद आएगा इट। अब उसका मतलब क्या है, क्यों हम मेंसिया को पनिश करते हैं? मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी इट एंश्योर्स मोरल ब्लेमवर्दीनेस एंड डिस्टिंग्विशेस क्राइम फ्रॉम इनोसेंट एक्ट्स। इनोसेंट एक्ट जैसे आपका मैंने बताया था एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में एक तरीके की मेंसिया होती है, पर दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज ऑफ रीजन टू बिलीव। पर और केसेस में क्या होता है? इंटेंशन नॉलेज आपकी कहीं ना कहीं होती ही होती है हर ऑफेंस में। जैसे थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, आपके मर्डर में इंटेंशन भी होती है, नॉलेज भी होती है, दोनों होती है। मेंसिया इज पनिश्ड थ्रू रेट्रिब्यूशन, डेटरेंस एंड रिफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि बॉडी को एक्चुअली पनिश नहीं करते, इवेंचुअली बॉडी इज द मीन्स। वो मीन्स है आपके उस एक्ट को करने के लिए जो कि आपकी मेंसिया ने फॉर्म किया है। ठीक है, तो आप उसको रेट्रिब्यूट करते हो, उसे रोकने की कोशिश भी करते हो डेटरेंस के थ्रू, और इवेंचुअली रिफॉर्म करते हो, जिससे कि आपने वो वर्ड पढ़ा होगा, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड सिनर हैज अ फ्यूचर। तो वो आपका मेंसिया की ही बात करता है कि उसको रिफॉर्म करके हमें वापस से सोसाइटी में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो बॉडी इज द means to commit an act, but mensia carries cause and motive to commit such act. That is why mensia is most important for this. It requires subjective assessment of the perpetrator's mental state, exploring factors such as intention, knowledge, recklessness और negligence। पर जिस सेक्शन में जो मेंसिया आपकी दे रखी है, इफ इट इज बीइंग गिवन वॉलंटरीली, तो उसमें तीनों आ जाएंगे, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। अगर आपका दे रखा है सिर्फ इंटेंशन, जैसे थेफ्ट में दे रखा है, तो इंटेंशन आएगा, नॉलेज प्रिज्यूम नहीं की जाएगी। जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब कोई मेंसिया नहीं है, तो इंडियन केस में या फिर इंडियन लॉ पीनल कोड या फिर बीएनएस में आप ये मान के चलेंगे वहां पे मेंसिया उन्होंने खुद से ऑमिट करी है, और यहाँ पे मेंसिया की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसे प्रूव करने की। इट रिक्वायर्स सब्जेक्टिव असेसमेंट। अब सब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब उस पर्सन का उस ऑफेंस के लिए क्या माइंड रहा होगा, लेकिन आप उसके दिमाग में तो झांकोगे नहीं। भले ही सब्जेक्टिव असेसमेंट है, लेकिन होता किस तरीके से? वो ऑब्जेक्टिव मेथड से, कि कोई और पर्सन उस सिचुएशन में होता तो व्हाट वुड हैव बीन डन बाय दैट पर्सन। ठीक है, तो ये द परपेट्रेटर्स मेंटल स्टेट एक्सप्लोरिंग फैक्टर्स सच एज इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। तो हमारी जो मेन चीज है, इंटेंशन होगी, नॉलेज होगी और रीजन टू बिलीव भी हो सकता है। ठीक है, साथ में ये रेकलेसनेस भी आती है, नेग्लिजेंस भी आती है, जिसको इवेंचुअली हम रीजन टू बिलीव ही पढ़ते हैं एक साथ, क्योंकि 304A या फिर 106 में भी आता है वो बीएनएस के। In essence, mensirea reflects the principle that culpability is not merely determined by the action itself, but also by the perpetrator's culpable state of mind। और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, आपने एक्सप्लेन कर लिया, सब चीज समझा दी, कैसे जरूरत होती है, क्या जरूरत नहीं होती। एक्टर सीरियस के बारे में हमें नहीं लिखना, क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं हुई है, हमें मेंसिया के बारे में लिखना है। इवन अगर आपको लगता है कि आपकी 150 वर्ड्स में कवर हो जाएगा, तो यू कैन साइट एन एग्जांपल, जैसे अनसाउंडनेस की। तो अनसाउंडनेस में जो पर्सन होता है, क्या वो मेंसिया डेवलप कर पाता है? नहीं कर पाता। इसी वजह से हमने उसे क्या कर रखा है, जनरल एक्सेप्शन में उसे लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ मेंसिया की बात करेंगे, नॉट ऑफ दैट एक्टर सीरियस। लास्ट में उन्होंने केस का नाम पूछा, जो कि फेमस केस है महाराष्ट्र से मेयर हेंस जॉर्ज। उसमें लिखा हुआ है मेंसिया नॉट रिक्वायर्ड वेयर स्टैट्यूट इंपोजेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया रेप वाला। इसमें चाहो तो एक केस और मेंशन कर सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, करना हमें 150 वर्ड्स में ही है, तो आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी विच कम्स विद द प्रैक्टिस इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द प्रिंसिपल दैट एवरी कॉन्स्पिरेटर इज लायबल for all the acts of co-conspirators. The principle that every conspirator is liable for all the acts of co-conspirators if they are towards attaining the goal of conspiracy, even if
सम ऑफ देम हैव नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। तो हमें क्या करना था, एक एक वर्ड निकालना है उसमें। सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमारे दिमाग में सीधा 120 120 बी या फिर 61 खुलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन खुलेगा। क्या इसका मतलब क्या है, ये जो दो चार वर्ड है ना, इसको ही हमें साथ में घुमाना है। इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखते हुए क्या करना है, एक्सप्लेन, वापस से उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज पर इंडियन पीनल कोड 1860। और अब जब नए एक्ट आएंगे तो वो बीएनएस भी हो जाएगा आपका साथ में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सेक्शन 120A और 120B में पहले आईपीपीसी में हुआ करता था, और अब क्या है, अब ये सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस में, ठीक है। तो ये चीज दे रखी है। अब हमें करना क्या है, इसमें करना सिंपल सी बात है, उसे एक्सप्लेन करना है। आप कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट जो आप इलीगल एक्ट करते हो फाइनली थ्रू इलीगल मींस, या फिर एक लीगल एक्ट करते हो थ्रू इलीगल मींस, या फिर इलीगल एक्ट करते हो कुछ भी। वो इलीगल एक्ट क्या है, इलीगल एक्ट तीन चीजें होती हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और तीसरा सिविल रॉन्ग, ठीक है। अब कॉन्स्पिरेसी पहले ये हुआ करता था अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में सेक्शन 107 के बी पार्ट में, लेकिन 1913 में इसको बाद में ऐड किया गया, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर ब्रिटिशर्स, उन्हें रिवोल्ट को सप्रेस करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, हमें एक नया एक्ट भी चाहिए होता है इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। आपने कोई चीज एग्रीमेंट किया, उसके बाद में एक नया एक्ट चाहिए, तभी हम उसे कन्विक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट इज इन इटसेल्फ एन एक्ट सीरियस। इसमें कॉन्स्पिरेसी में आपने अगर कोई भी इस तरीके का डिजाइन बनाया दिमाग में कि हम ऐसा ऑफेंस करने वाले हैं, इवन तो आपने कुछ उसके अगले आगे स्टेप में किया भी नहीं है, सिर्फ ऑफेंस कर लगे, तब भी आप क्या हो जाओगे, पनिशेबल हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले। Criminal conspiracy is defined under section 120A of IPC or 61 of BNS as an agreement, same thing in same sense। जितने भी लोग हैं वो सेम चीज सोच रहे हैं और वही करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। Between the two or more persons to do an illegal act or a legal act by illegal means, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या है आपका, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई एक चीज ही सोच रहे हैं, इसका मतलब वो एक उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है या फिर कॉमन इंटेंशन है जिससे इवेंचुअली वो कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट आपका देता है एक कॉन्सेप्ट जो से बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, कि सब लोगों ने मिलके एक चीज डिसाइड करी, ठीक है। उनमें से उन्होंने कहा कि तू उस ऑफेंस को करेगा, मैं तेरे लिए कुछ रिसोर्सेज लेके आऊंगा, ये सब बातें करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, उसके बाद ऐसा हो। अब इवेंचुअली ऑफेंस किसने किया, उस एक पर्सन ने, लेकिन लोग कितने इन्वॉल्व थे उस एग्रीमेंट में, दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 6 व्हाटएवर द नंबर कैन बी। अब उसमें उनकी कितनी लायबिलिटी होगी, सिर्फ इतनी कि आपने ऑफेंस के बारे में सोचा, नहीं, यहाँ पे होता वाइकेरियस लायबिलिटी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की, या फिर हम बात करते हैं सेक्शन 34 या फिर 35 है आज की डेट में, या फिर हम बात करते हैं सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, या फिर अब है 190 ऑफ बीएनएस, उसमें हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप अकेले काम करने जा रहे थे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन और साथ में 2 से 3 लोग 4 लोग जुड़ते गए, और इवेंचुअली आपने क्या किया, उस जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था, पहले इवेंचुअली वो सिंगल ऑब्जेक्ट रहा होगा आपका खुद का, लेकिन उन लोगों का भी सेम आपकी इंटेंशन जुड़ गई, आपके सेम माइंड आ गए, फिर क्या है, एक एनकरेजमेंट आई, एक प्रोवोकेशन आई कि नहीं अब मुझे वो ऑफेंस करना है। लेकिन वो जो 3 लोग हैं, एक्चुअल में उन्होंने ऑफेंस नहीं किया, आपने ही, पर उनकी वजह से आप कर पाए, उन्हें उनका सपोर्ट मिला आपको, दैट इज वाई उनकी लायबिलिटी भी फिक्शन बनता है, क्योंकि एक्चुअल में ऑफेंस तो नहीं किया, फिक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपने जो ऑफेंस किया वो सेम उनके ऊपर भी लग जाएगा। इसे बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी या फिर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। उस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में क्या होता है कि एक पर्सन ने ऑफेंस किया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इवेंचुअली वो सबने किया, ठीक है, ये माना जाएगा डीम्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एडेड इन 1913, ये बहुत छोटा सा लिख सकते हैं, टू कर्ब अपराइजिंग इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वेयर ओनली एग्रीमेंट कुड बी पनिश्ड, एग्रीमेंट को पनिश करते हैं, ठीक है। द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज पनिशेबल, नो नीड फॉर एन ओवर्ट एक्ट, ओवर्ट एक्ट मतलब एक फर्दर कुछ भी आपको एक्ट करने की जरूरत है ना, उस ऑफेंस के ऑब्जेक्ट को प्रोक्योर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए,
ठीक है। इसके बाद है एवरी कॉन्स्पिरेटर इज लायबल फॉर एक्ट्स डन बाय अदर्स इफ सच एक्ट्स आर इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इसको बोलते हैं कि एक एक पर्सन उस ऑफेंस के लिए क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है। नाउ द लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम कलेक्टिव इंटेंट। मैंने अभी बताया कि एक अकेला वो पर्सन नहीं कर पा रहा था तो और लोग जुड़ गए, फिर उन्होंने मिलके एक ऑफेंस किया। एंड शेयर डिजाइन नॉट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व रहे, दैट इज मोर देन इनफ कि कोई एक पर्सन या दो या तीन वॉट एवर इट इज वो सब मिलके ऑफेंस जरूर करें ये जरूरी नहीं है। दैट इज ओनली 2% इज रिक्वायर्ड और इवन 1% कैन बी एबल टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव। अगर उसने ऐसा कर लिया तो सबके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज एन सॉरी द फर्दरेंस इन द कॉन्स्पिरेसीज ऑब्जेक्ट, ये हो गया कलेक्टिव इंटेंट एंड शेयर डिजाइन नॉट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन ईच एक्ट एंड इनिशियल कोलैबोरेशन एनकरेजेस कमीशन ऑफ एन एक्ट इवन दो ऑल आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। कोई पर्सन घर पे बैठा हुआ है, उसने वहां से कोई सपोर्ट किया, कोई पर्सन सीसीटीवी पे रिकॉर्डिंग देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इवन दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग because they are not present at the moment when commission of offense was being done। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सबके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाएगी, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है। एक की लायबिलिटी दूसरे पे भी आएगी। स्टेट पर्सन नलिनी, राजीव गांधी का जो केस था, अब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो वो एक नलिनी की वजह से नहीं हुई थी। नलिनी तो एक साथ में सपोर्ट कर रही थी, जिस पर्सन ने वो सुसाइड बॉम्बर जो बनी थी वो इवेंचुअली शी डाइज और वो साथ में उनके मर गई थी। लेकिन उसके पीछे 10 या 20 लोग थे जिन लोगों ने क्या हुआ, उसको सपोर्ट किया था, उसको करने के लिए उसको प्रोवोक किया था। अब उसकी लायबिलिटी बात करके खत्म करते हैं। दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उन लोगों की, क्योंकि उनकी मेंसरिया भी थी उसमें इन्वॉल्व। उनकी मेंसरिया को कर्व करने के लिए हम उन्हें भी जेल डालना पड़ेगा, पर कैसे डालेंगे, दैट फिक्शन हैज टू बी क्रिएटेड। ऑफेंस किसने किया, उस नलिनी ने, और इवेंचुअली किसके सपोर्ट से, नलिनी नहीं, वो एक पर्सन ने जो डाई हो गई, मर गई, लेकिन साथ में नलिनी भी थी और एक फोटोग्राफर भी था और हजारों लोग थे पीछे। उन सबको ही हम क्या बना सकते हैं, इसमें एक्यूज्ड बना सकते हैं और इवेंचुअली कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक्सप्लेन करने को बोला था, हमने एक्सप्लेन कर दिया, उस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में लिख दिया। केस मैंने डाल दिया है, यू कैन ओमिट, क्योंकि यहाँ पे केस नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रोविजन भले ही मेंशन कर दो पर बहुत छोटा सा, ये नहीं कि उसके बारे में मेंशन करते हो। ठीक है। जैसे एलएलबी में हम करते थे, ऐसा नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूं दैट वी आर लॉन्चिंग अ यूपीएससी लॉ ऑप्शनल कोर्स एंड इवेंचुअली द फर्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन द 4th of August 2025। ठीक है। तो गो एंड टेक एन एडमिशन। ठीक है। हाँ, चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट सी, it is the degree of negligence which really determines whether a particular action will amount to a rash and negligent act as required to hold a person guilty of homicide under section 304A of IPC 1860। इसमें दे रखा है आपको, it is a degree of negligence। फिर से हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक चीज को तोड़ेंगे। That is the most important part of the answering that question। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, it is a degree of negligence which really determines whether a particular action will amount to a rash and negligent act as required by the holder person guilty of homicide under section 304A of IPC। ये कौन सा है आज की डेट में, 1061 ऑफ BNFP है। ठीक है। वो लिख कह रहे हैं कि सारा खेल है इस बात पे, डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं कि कितना वो पर्सन, उसकी पहली बात तो नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस इज दैट डेरिलिक्शन इन ड्यूटी। आपकी एक ड्यूटी बनती किसी पर्सन के अगेंस्ट और वो इवेंचुअली आप उसे पूरा नहीं करते, देन यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट अमाउंट्स टू अ नेग्लिजेंस। Like we are driving a car, we have to drive on a certain speed in a certain lane, but we are doing something zigzag or we are driving rashly, it is dereliction of duty and amounting to negligence। And if in the course of that driving or going away somewhere, then the offense is being committed, it will come under section 304A of IPC or 1061 of BNS। now अब हमें समझना क्या है, सारा खेल है हमारा डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, क्योंकि जो मेंसरिया होती है उसकी भी एक डिग्री होती है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अगर वो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस कम है तो इट विल अमाउंट टू एन एक्सीडेंट,
सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, और उसमें क्या हो जाएगा, जनरल एक्सेप्शन आपका एक्सक्लूड कर देगा आपको लायबिलिटी आपको। नाउ जब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस ज्यादा है, जहां पे आपको पता है यदि यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड दैट आई एम डूइंग समथिंग रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट व्हिच मे कॉज इंजरी टू सम अदर पर्सन हु कम्स इन द लाइन ऑफ एक्शन वे व्हिच आई एम कमिटिंग, उसमें लाइन ऑफ एक्शन में आता है जो मैं कर रहा हूं उसके बीच में, और उससे उसकी इंजरी हो जाएगी, बॉडी को, प्रॉपर्टी को, व्हाटएवर इट इज। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी लायबिलिटी बन जाती है, कम है लायबिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि मर्डर तो नहीं है, इंटेंशन और आपकी नॉलेज तो नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन रीजन टू बिलीव तो है कि आ सकता है, मेरा रैश और नेग्लिजेंट एक्ट तो हो रहा है, ये तो समझ में आ जाता है एक प्रूडेंट पर्सन को, वो चीज देखनी है हमें। नाउ उसको हमें डिग्री पे सारा जो हमारा आंसर है उसे वहां घुमाना है। नाउ कम्स टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ होमिसाइड अंडर सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी। तो इसमें हम पहले डिस्कस क्या करेंगे, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है वो चीज डिस्कस करेंगे। पनिशेस, अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है डिस्कस, तो एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है। डिस्कस मतलब कि चीजें अलग अलग तरीके से उठानी है, इलस्ट्रेशन भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नाउ द कोर एलिमेंट इज नेग्लिजेंस दैट shows gross disregard फॉर ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी। तो ये आपने नेग्लिजेंस को एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है, क्योंकि नेग्लिजेंस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम डिफाइन वैसे विद इन अ वर्ड्स नहीं कर सकते, पर फिर भी एक वही है, मैंने आपको बताया, ड्यूटी है, उसका डेरिलिक्शन है या फिर इग्नोरेंस है उस ड्यूटी की। द डिग्री मस्ट गो बियॉन्ड मेयर केयरलेसनेस, सिर्फ केयरलेसनेस की बात नहीं कर रहे हैं, और सिविल नेग्लिजेंस टू क्वालिफाई एज अ क्रिमिनल, क्योंकि फर्क क्या है, जब हम केयरलेसनेस की बात करते हैं, सिविल नेग्लिजेंस की बात करते हैं, वहां पे डैमेजेस की बात आती है। यहाँ पे उस नेग्लिजेंस की वजह से किसी पर्सन की जान भी जा रही है, किसी पर्सन को प्रॉपर्टी को लॉस भी हो रहा है, एंड दैट इज मोर ऑफ अ हाईली प्रोबेबल एक्ट, जहां पे डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि सिविल में आपकी नेग्लिजेंस हुई, आपसे वजह से नुकसान हुआ, यू कैन गिव द पेनल्टी और कंपनसेशन टू दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिमिनल लायबिलिटी जो बनेगी आपके ऊपर, मतलब आप जेल जा सकते हैं उसकी वजह से, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस आपकी तरफ से क्या होगा कि आपको वो प्रूव करना पड़ेगा सिर्फ कि मैं केयरलेस नहीं था या फिर नेग्लिजेंट नहीं था, उससे भी ज्यादा कि मुझे चीजें पता थी कि नेग्लिजेंट हूं और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, दैट आई हैव अ रीजन टू बिलीव, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है इस चीज को समझने के लिए कि मेरे एक्ट की वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा। Now, the law requires foreseeability of harm and failure to take reasonable precautions which any prudent person would have taken. Foreseeability, जो मैंने आपको बताया, reason to believe कि मेरे लाइन ऑफ एक्शन में कोई पर्सन आ सकता है, कोई पर्सन आ सकता है, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेस वे पे जा रहा हूं और मैं वहां पे चला रहा हूं 200 की गाड़ी पे स्पीड, नेग्लिजेंट हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि क्या कोई आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, क्या आप उसे रोक पाओगे गाड़ी को, बहुत मुश्किल है 200 की स्पीड पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए फोर्सिएबिलिटी भी है उस चीज की। Now, minor mistakes without such recklessness are not punished under this section. उस माइनर मिस्टेक को आपने उससे पनिशेबल नहीं किया, इसलिए क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री को। तो एक लोअर डिग्री है जहां पे सिर्फ माइनर मिस्टेक्स है, केयरलेसनेस है, तो उसको हम पनिशेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 304A। लास्ट में आपको जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है, चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक इलस्ट्रेशन तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहां पर नेग्लिजेंस के बारे में इधर उधर की बातें करनी है, ठीक है। तो इसलिए उसको डिफाइड करने के लिए जब हम बात करते हैं, जैकब मैथ्यू है आपका मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड, मेडिकल नेग्लिजेंस में उस डिग्री को उन्होंने और हायर कर दिया कि वहां पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स आर ओनली लायबल इफ देयर कंडक्ट वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ठीक है। उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो जनरली लोग ऐसे ही फॉलो करते, तो उस केस में भले ही इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाए किसी पर्सन की, तो भी वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे ही होता है। लेकिन जहां पे एक सर्टेन प्रोसेस है, प्रूडेंट पर्सन भी, डॉक्टर भी नहीं होता तब भी प्रूडेंट पर्सन भी, तब भी इतनी प्रिकॉशंस लेता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन दे विल बी लायबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये हमारा गई वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट का डी, दैट इज, अब यहाँ पे हम 150 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का चल रहा है, ठीक है। The determination of vicarious liability of the state is linked with the negligence made by all of its functionaries and no immunity can be claimed. In the light of above observation, discuss vicarious liability of state with the reference to its sovereign
फंक्शन। अब फिर से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है द डिटरमिनेशन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। तो पहला वर्ड है हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। ऑफ द स्टेट इज लिंक्ड विद द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं फिर से, ये टॉर्ट में बात कर रहे हैं लेकिन। एंड मेड बाय ऑल ऑफ इट्स फंक्शनरीज एंड नो इम्यूनिटी कैन बी क्लेम्ड। फंक्शनरीज क्या होती हैं, उस स्टेट के डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड इम्यूनिटी कैन बी क्लेम्ड इन द लाइट ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन। डिस्कस, फिर से डिस्कस करने की बात करी गई है, तो इधर उधर की ही चर्चा करनी है। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट विद रेफरेंस टू इट्स सॉवरेन फंक्शंस। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, टॉर्ट का कोई कोडिफाइड एक्ट तो नहीं है, उसमें इसका इवोल्यूशन है आया किससे, आपके जुडिशियल डिसीजन से। अगर जुडिशियल डिसीजंस को आप इग्नोर कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाउ विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन जो इवॉल्व होते होते आई है। पुरानी सिचुएशन तो नहीं लिख के आनी, आज की सिचुएशन लिख के आनी है, तो वो आपकी कैसे आएगी, जुडिशियल डिसीजन से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें उससे डिस्कस करना है उस वाइकेरियस लायबिलिटी का। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्टेट की। क्योंकि स्टेट क्या है, एक स्टेट ऐसी फंक्शनरी है जो बहुत सारे काम करती है। इवेंचुअली जब हम इनिशियल स्टेज में बात करें, उन्होंने दो जगह बांट दिया उस चीज को, दैट इज ऑफ सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस कौन से होते हैं, जहां पे दैट स्टेट कैन ओनली डू, जैसे डिफेंस का काम हो गया, या फिर आपका लेजिस्लेचर का जो काम है इस तरीके से वो काम हो गए, या फिर पुलिस का जो काम है दैट इज ऑफ स्टेट इटसेल्फ, उसे कोई और थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में, या फिर जस्टिसिंग का काम जो है दैट इज ऑफ अ स्टेट इटसेल्फ, ठीक है। तो उसमें वी दैट प्राइवेट पर्सन कैन नॉट डू। अब उसमें जब सॉवरेन फंक्शन की बात करते हैं तो इनिशियली कोर्ट्स ने भी बोला था, ये चीज बोली थी कि जो सॉवरेन फंक्शन होते हैं ना, सॉवरेन फंक्शन में सॉवरेन इम्यूनिटी होती है और स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। जैसे किसी पर्सन ने गोली चला दी वॉर के टाइम पे, वॉर में तो वैसे भी अलाउड होता है, लेकिन वहां पे उस सेंसिटिव एरिया में चला दिया और आप पाए गए और उसमें गोली मार दी आपको, तो उस केस में क्या होगा, स्टेट लायबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन और केसेस में वहां पे उन्होंने बोला कि नॉन सॉवरेन फंक्शंस जहां पे हैं, जहां पे लोग थर्ड पर्सन भी उस काम को कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया, इवॉल्व करते करते कहां पहुंचे, इवॉल्व करते हम पहुंचे कि इवन इन द सॉवरेन फंक्शंस इफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट or a fundamental right of a person is being violated, then the state can also be made liable in such cases, ठीक है। तो वहां पे उसका इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग तरीके से। तो बहुत सारे केसेस थे, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती भी है, फिर बाद में कस्तूरी लाल का केस भी आया, अब लेकिन और भी नीलावती बहेरा का केस आया कस्टोडियल वायलेंस वाला, वो सारे केसेस भी थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हमें डिस्कस करना है क्या चीज, कि सॉवरेन फंक्शंस के बारे में बताना है, उसको कैसे कैसे बताया, मैंने आपको इसको स्टोरी बता दी, दैट स्टोरी हैज टू बी टोल्ड हियर, है ना। तो उसमें क्या है, वाइकेरियस लायबिलिटी पहले बतानी क्या होती है, दैट मींस मास्टर इज लायबल फॉर द सर्वेंट इटसेल्फ। मास्टर यहाँ पे कौन है, स्टेट, और एम्प्लॉइज क्या है, सर्वेंट उसके। मींस होल्डिंग वन पर्सन लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर, इन दिस केस द स्टेट फॉर इट्स सर्वेंट्स, ठीक है। Traditionally, the state claimed immunity for the acts done during sovereign functions like policing or defense. However, courts have evolved the doctrine distinguishing sovereign from non-sovereign functions, जो मैंने आपको बताया दो चीजों में डिवाइड कर दिया। The trend is to hold the state accountable when fundamental rights like life and liberty are violated by public servants, especially when the function is not inherently sovereign. तो उन्होंने कहा कि अगर sovereign नहीं है तब आपकी liability बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ शिफ्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इम्यूनिटी टुवर्ड्स रिस्पांसिबिलिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, जो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसमें आपकी अगर राइट टू लाइफ को वायलेट किया जाता है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना मेनका गांधी में, तो अगर उसके अलावा आपको कर्टेल किया जाता है राइट टू लाइफ, दैट वुड बी लाइक कि आपका वहां पे जो स्टेट है दैट मेड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर इट, जो भी आपका डैमेज बनेगा उसमें, ठीक है। लास्ट है आपका, इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती द कोर्ट हेल्ड दैट अ स्टेट कुड बी हेल्ड लायबल फॉर द tortious act of its employees similar to how an ordinary employer would be liable for non sovereign functions। और sovereign functions में सिचुएशन क्या है आज की डेट में, दैट इज ऑफ कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका अगर वायलेट हुआ है तभी जाके आपकी लायबिलिटी उसमें बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो इन्होंने वैसे भी डाल रखा है तो हमें भी से सर्कल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी
under the Consumer Protection Act 2019 marked an end of buyer beware doctrine. Buyer beware इसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, caveat emptor, and the introduction of seller beware इसको क्या बोलते हैं हम, caveat venditor as the new doctrine. Discuss. The CPA 2019 introduced a specific chapter on product liability to make manufacturers, service providers, and sellers accountable for harm caused by defective goods or services. तो इससे पहले ये हम चीज डिस्कस करें, फिर से क्या लिखा हुआ है, चर्चा करो इस चीज पे कि हम प्रोडक्ट लायबिलिटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे वो शिफ्ट आया बायर बिहेवियर से लेके सेलर बिहेवियर तक. इनिशियली जब हम बात करते हैं बायर बिहेवियर, पर इससे आपके एक चीज निकल के आती है कि जो हमारा जो पुराना केस हुआ करता, पुराना जो एक्ट हुआ करता था, दैट इज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. वो क्या होता था, 1930 में आया था. 1930 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला था, और वहां पे सेक्शन 60 जो बात करता था, जो कंडीशन एंड वारंटीज का पार्ट है, वो क्या बोलता था, वो बोलता था कि भाई अगर कोई चीज अगर आपने स्पेशली बताई है स्पेसिफिकली सेलर को, और फिर उसके बाद वो कोई डिफॉल्ट करता है, तो ही इज लायबल. अदरवाइज यू हैव टू बी बिवेयर अबाउट द थिंग्स एंड यू मस्ट रिमेन अवेयर एंड नॉलेजेबल फॉर व्हाट यू आर परचेजिंग. इफ देयर इज अ डिफॉल्ट देन यू विल ओनली बी लायबल, नॉट सेलर. लेकिन जैसे जैसे चीजें चलती गई, क्योंकि सेलर के पास सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारा उसकी अथॉरिटी होती है टू चेंज द नेचर ऑफ गुड्स, और उसको कैसे बेचा जाएगा, क्या किया जाएगा, तो इवेंचुअली ऑनरेबल कोर्ट ने और फिर फाइनली लेजिस्लेचर ने ये समझा कि जो कस्टमर है, जिसको हम बोलते भी हैं वो कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो उस केस में वहां पर उन्होंने बोला कि कस्टमर को जनरली नॉलेज नहीं होती है, सेलर को सारी चीज की नॉलेज होती है, तो अब हम उसको लायबल बनाएंगे प्रोडक्ट लायबिलिटी. तो वो प्रोडक्ट इस सर्टेन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो सेलर की लायबिलिटी, ना कि किसकी लायबिलिटी, बायर की. ठीक है, तो यहां से सेलर से हम बायर के पास गए. जब हम बायर की बात करते हैं, बायर इज अ इनोसेंट पर्सन. ही इज अ इनोसेंट पर्सन. क्यों? क्योंकि उसको क्या पैसा देना है, उसको एक चीज खरीदनी है, तो वो तो अपना बेस्ट ही करेगा, यहाँ पे ये मान के चलते हैं. लेकिन सेलर क्या है, सेलर को तो अपना सामान निकालना है, बेचना है, तो वहां पे हो सकता है वो उसमें वो कुछ ना कुछ उसकी नेग्लिजेंस हो, या फिर मेलाफाइड इंटेंशन हो. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले लायबिलिटी हम सेलर की डालेंगे, एक्सेप्ट कि वहां पे सारी चीजें सेलर ने क्लियर करी हैं, उसके बावजूद भी बायर थोड़ा सा अनअवेयरनेस दिखाता है, या फिर लेस इंटेलेक्ट दिखाता है उस केस में उसको चूज करने के चक्कर में, तब क्या होगा, देन ही कैन बी मेड लायबल, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो ये शिफ्ट कैसे आया, शिफ्ट सेल ऑफ गुड्स में नहीं आया था. सेल ऑफ गुड्स से हम जब हम पहुंचे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, 1986 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, वर्ड से ही समझ में आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर कौन होता है, बायर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब सेलर का ज्यादा वर्चस्व चल रहा था, उनकी अथॉरिटी चल रही थी, एंड दे आर मिसयूजिंग दैट अथॉरिटी, उस केस को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीपीए 2019 इवेंचुअली एक नया चैप्टर 1986 वाले में भी ऐड किया गया, दैट इज ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी. और वहां पे उसमें जो जो चीजें होती हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका डिक्लेरेशन, वो सब कुछ क्या है, प्रोडक्ट लायबिलिटी में आता है. उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर आई थिंक 7 है. ठीक है, टू मेक मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड सेलर्स अकाउंटेबल फॉर हार्म कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज. अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे पर्सन की नहीं है, जो कंज्यूमर है. So this marks a clear shift from the doctrine of caveat emptor to the caveat venditor. इससे पहले भी हो गया था, but अब now there is a specific chapter itself. Liability can arise from design defects, manufacturing defects, lack of instructions or deviation from express warranty, जो मैंने आपको बताया. Even without privity of contract. Privity of contract क्या होता है कि जहां पे सिर्फ दो लोग, जो बायर और सेलर जो होता है, वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं. Consumers can seek redressal under section 82 to 87. Privity of contract कैसे, जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन ए है जो कंज्यूमर है, उसने बी से कोई चीज परचेज करी सेलर से, और जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है वो सी है. अब ए तो जनरली सी को नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? बी के साथ. इसलिए उन्होंने बोला कि इवन विदाउट अ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर कैन सीक रेड्रेसल अंडर सेक्शन 82 से 87 फॉर अगेंस्ट इवन एट सी एंड आल्सो अगेंस्ट बी. ठीक है, तो ये आपका है. अब इसमें लिखा हुआ है, इट अलाइंस इंडियन लॉ विद ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंपोजेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन मेनी केसेस. Thus ensure that businesses act with due diligence and puts consumer safety above profit motives. वो कहते हैं भैया प्रॉफिट तो कमा लो, क्योंकि वही है 96 जो बोलता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप बिजनेस चालू कर सकते हो, बट इन द गार्ब ऑफ मेकिंग प्रॉफिट यू कैन नॉट कॉज सिग्निफिकेंट लॉस
और मेलिफाइड इंटेंशन लॉस टू द कंज्यूमर, ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपकी लायबिलिटी जरूर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गया इसका शिफ्ट जो है, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2A। नाउ आर सेक्शन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 5 पार्ट थे, वी हैव कंप्लीटेड इट। अब क्या है, सेक्शन नंबर 2 है, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मैंने बताया थे 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। यहाँ पे कितने दे रखे होंगे, क्योंकि पार्ट ए है, पार्ट ए में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से हो सकता है आप 3 के 3 सेलेक्ट कर लो, बचे हुए में से 1 सेलेक्ट कर लो पार्ट बी में से। 3 तो आपकी एक तो ये हो गया, 3 हो गए, और इवेंचुअली में कितने करने, 6 करने हैं टोटल, ठीक है। एक तो आपको करना ही पड़ेगा पार्ट बी का जो मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, और साथ में उसके उनमें से एक और सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 आपके इसमें से हो गए और 2 उसमें से हो गए, और मे बी आप यहाँ से 2 सेलेक्ट करो और 3 वहां से सेलेक्ट करो, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद है जस्टिफिकेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब हम आगे वापस से क्रिमिनल एक्ट पे, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, टॉर्ट आ रहा बीच में। प्ली बार्गेनिंग in India was that it will reduce delay in case of under trial prisoners in a cheaper and quicker method. Do you appreciate its existence in the same form or not? Justify your answer. तो सबसे पहली बात, अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वो जो वर्ड थे जो अभी हम पढ़ के आ रहे थे पहले वाले क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन और डिस्कस, उससे ज्यादा अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन पूछने का तरीका। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने बोला है कि डू यू अप्रिशिएट इट्स एग्जिस्टेंस, तो आपका वो क्या मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं। पहली बात कि आप उसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो उसमें कुछ चेंजेस बताओ, और अगर करते हो तो ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या है वो बताओ। दूसरा क्या है, जस्टिफाई योर आंसर, जो भी आपका ओपिनियन आएगा उसे आप जस्टिफाई करोगे। तो जैसे कि आपको पता है, जब हम ऐसे लिखते हैं या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो वी डू नॉट हैव टू गो ऑन वन साइड ओनली, we have to support both the sides and eventually take one side as your masiha and eventually justify it. तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्टिफाई करोगे उस चीज को, और ये 20 मार्क्स का है, तो जनरली 20 मार्क्स का कितने वर्ड्स में आता है, वो आपका आएगा ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स में। ऊपर 10 नंबर के कितने आ रहे थे, 150 वर्ड्स में, तो ये आपका आएगा 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर। इसके बाद डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। तो पहली बात तो प्ली बार्गेनिंग होती क्या है, पहले होती थी वो सेक्शन 265A से लेके 265L तक, अब आज की डेट में है 288 से लेके आगे फिर चलती रहती है, कहाँ पे, CRPC में। अब जब हम बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है कि आप बार्गेन करना चाह रहे हो किससे, कोर्ट से, किस चीज के लिए, कि भैया ऑफेंस मेरे से हुआ है, कहीं ना कहीं आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। कौन कर रहा है, एक्यूज करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या कह रहे हो कि सर मुझे माफ कर दो, तो माफ कर दें, लेकिन फिर क्या, विक्टिम के साथ कैसे होगा, समाज के साथ क्या होगा, सोसाइटी के साथ। तो कहते हैं सर एक काम करते हैं, एक्चुअली हम वो नहीं करते, ऑब्वियसली दैट ही इज जस्ट गिविंग हिज वॉलंटरीनेस कि आई एम रेडी टू प्ली बार्गेनिंग, बट देयर इज वन ग्लिच कि आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट कैन बी 1/4। ऐसा नहीं कि प्रोबेशन एडमोनिशन पे छोड़ दिया, पनिशमेंट तो मिलती है। साथ में क्या है, साथ में विक्टिम को एक कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसका रिस्टोरेशन हो जाए फॉर द टू द ओरिजिनल पोजीशन, जो कि एक्चुअली में नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम कुछ तो उसको मिल जाए, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग होती है वो स्टेज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वॉलंटरी डिस्पोजिशन, वॉलंटरी और डिस्पोजिशन एंड म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, कि एक्यूज ने भी कोई दबाव के बिना उसे प्ली बार्गेनिंग किया है, दूसरा विक्टिम भी रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए व्हाटएवर द कंसीडरेशन में बी, एंड इवेंचुअली ही इज दैट पर्सन एक्यूज्ड इज एबल टू टेक द रिमेनिंग सेंटेंस व्हाट दैट कैन बी 1/4 और हाफ, व्हाटएवर द केस में भी, वो आपका दे रखा है 265E में दे रखा था पहले, अब इवेंचुअली जो भी सेक्शन होगा 288 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, प्ली बार्गेनिंग 250 मार्क्स का, तो थोड़ा सा बातें भी करनी पड़ेंगी उसके बारे में। प्ली बार्गेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 to reduce pendency and ensure quick disposal of certain criminal cases। जब हम बात करते हैं सेटलमेंट की, आपने वो सुना होगा CPC में ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो इवेंचुअली कोर्ट से बाहर जाकर आप सेटल कर लेते हो। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि सर ट्रायल रोक दो, मुझे माफ कर दो, और इवेंचुअली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रायल रुक गया, पेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक आप रोक दोगे तो हो सकता है उसकी जगह कोर्ट कोई और केस सुन रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला कि पहली बात पेंडेंसी थी, जो इंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ सर्टेन क्रिमिनल केसेस है, उसकी बात करते हैं। It allows the accused to voluntarily plead guilty in exchange for a lesser sentence, provided the offense is not severe or against the vulnerable groups, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि कुछ सर्टेन
टाइप अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दी जाती है आपको। द प्रोसेस इंक्लूड्स जुडिशियल स्क्रूटनी टू प्रिवेंट मिसयूज और coercion. Critics argue it compromises justice for expediency and may pressure weaker sections into admission of guilt. तो वो कह रहे हैं अब यहाँ पे हमने दोनों बातें करनी, क्या लिखा हुआ था ऊपर, डू यू एप्रिशिएट दिस एग्जिस्टेंस, तो हमें इसके सपोर्ट में भी बात करनी है और अगेंस्ट भी बात करनी है। तो सपोर्ट में जनरली क्या बात होगी, सपोर्ट में बात होगी कि भाई पेंडेंसी है वो चीज़ हट जाती है, वॉलंटरी सेटिस्फेक्शन है वो चीज़ हट जाता है, इवेंचुअली आप बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाते हो, क्रिमिनल कोर्ट का जो है आपका उसका टाइम बचाते हो, पार्टीज का टाइम बचाते हो, उनकी खुद की ह्यूमिलेशन जो बचाते हो उसको बचाते हो, तो इस सब चीज़ों से बच जाते हो अपनी बार्गेनिंग में। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि इवेंचुअली आपका अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट का भी कोई प्रेशर तो नहीं है, उस पर्सन को उसके बारे में पता ही नहीं, प्ली बार्गेनिंग के बारे में पता ही नहीं है, बहुत सारे कोर्ट इसके बारे में बताते ही नहीं कि ऐसा कुछ एक तरीके का प्रोविजन भी है, तो ये सारी चीजें हैं आपके अगेंस्ट में भी है। तो और क्या था, आपने क्रिटिक्स आर्ग्यू कॉम्प्रोमाइज जस्टिस फॉर एक्सपीडियंसी एंड मे प्रेशर वीकर सेक्शन इनटू एडमिशन ऑफ गिल्ट। हो सकता है कोई कोर्ट कहे कि भाई प्ली बार्गेनिंग कराओ, जबरदस्ती कराओ, तो क्या है उसमें वॉलंटरीनेस खत्म हो जाती है। अब the supporters view it as a pragmatic solution for long trials and under trial delays as long as it remains voluntary and fair. तो ये तो हमें चाहिए। फिर इसके बाद इन माय ओपिनियन, जो हमारा ओपिनियन है क्योंकि हमें जस्टिफाई करना, कोर्ट मस्ट एनकरेज इट व्हेन एक्यूज्ड इज वॉलंटरी एक्सेप्टिंग हिज गिल्ट। और साथ में मैंने एक चीज और इसमें ऐड करी है, एन एडिशन ऑफ अ चार्ज बार्गेनिंग मे इंक्रीज इट्स एफिकेसी इन लॉन्ग रन। चार्ज बार्गेनिंग क्या होता है, चार्ज बार्गेनिंग यहाँ पे हमें दे रखा है, जो हमारे सेक्शन चैप्टर 21A हुआ करता था, अब है चैप्टर 23। ठीक है, चैप्टर 23, इन दोनों में सिर्फ सेंटेंस बार्गेनिंग होता था, सिर्फ सेंटेंस बार्गेनिंग। इसका मतलब कि जो चार्ज बना दिए गए वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और उसमें आप पनिशमेंट कम करा सकते हो, आप एक चार्ज को डिस्पोज ऑफ नहीं करा सकते। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जैसे मान के चलो 4 चार्ज बने, मर्डर का बना, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ग्रीवियस हर्ट किसी और पर्सन के साथ भी किया हो, फिर किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को हर्ट भी किया हो, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप उसमें चार्ज बार्गेनिंग में करा सकते हो कि सर ये हर्ट वाला हटवा, ग्रीवियस हर्ट वाला हटवा दो, या फिर मर्डर वाला हटवा दो, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ। ऑब्वियसली उसमें एक चीज रहती है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये काम कोर्ट का है, उसको वॉलंटरीनेस और फेयर रखने का। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसका सेक्शन 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2A हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2B, इंटॉक्सिकेशन इंपेयर्स परसेप्शन। ये एक स्टेटमेंट है, इंटॉक्सिकेशन इंपेयर्स परसेप्शन एंड जजमेंट बोथ सो वन फेल्स टू फोरसी द रिजल्ट ऑफ हिज कंडक्ट। इन दिस बैकड्रॉप एग्जामिन, अब इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए एग्जामिन द लॉ रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड रेफर टू द लीडिंग केसेस। फिर से उन्होंने क्या बोल दिया, लीडिंग केसेस, तो जहां पे लिखा हुआ है दैट शुड बी डेल्ट विद। 15 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स, कितने हमें लिखना है, 200 वर्ड्स ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या चीज लिखी हुई है, ये है कि सबसे पहले इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है। इंटॉक्सिकेशन क्या है, हमारा एक जनरल एक्सेप्शन है। ठीक है, जो कहां दे रखा था, आपका दे रखा था सेक्शन 84 एंड, सॉरी 84 तो अनसाउंड है, 85 एंड 86। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं 24 एंड 25 ऑफ BNS, 23 एंड 24, ओके सॉरी 23 एंड 24 ऑफ BNS, ये आपका BNS में दे रखा है, 80 एंड 86 है आपका IPC में। अब जब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन की, जनरल एक्सेप्शन क्या है, जो कि आपकी लायबिलिटी को पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश कर देता है। अब सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने मेंस रिया की बात करी थी। मेंस रिया में वो स्टेटमेंट लिया था, एक्टस निसी मेंसिट्रिया, एक्टस निसी, just forgot it, how can I forget it, the actus non facitrium nisi mensitrium। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने कहा था एक ऑफेंस को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक गिल्टी माइंड चाहिए। उस गिल्टी माइंड को अगर आप नहीं ला पाओगे तो उन केसेस में जहां पे कि एक मेंसरिया की जरूरत होती है टू प्रूव एन ऑफेंस, उस केस में क्या होगा, दैट शुड बी मेड पनिशेबल ओनली इफ देयर इज अ मेंसरिया। अब जब हम बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन की, इंटॉक्सिकेशन क्या करता है, इंटॉक्सिकेशन आपके उस माइंड की उस नव को
पैरालाइज सा कर देता है, जिसमें कि आप कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में या फिर आपका जो नेचर ऑफ एक्ट है उसके बारे में आप नहीं सोच पाते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप कैसे ही कह सकते हो कि उसकी मेंस rea या फिर उसका गिल्टी माइंड होगा उस ऑफेंस को करने के लिए? दैट इज वेरी मच इम्पॉसिबल। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, पहली बात तो इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया गया है और आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है थ्रू एनी मीन्स, जो कि अगेंस्ट द विल भी हो सकता है या फिर विदाउट अ कंसेंट भी हो सकता है। उसमें अगर आपको इंटॉक्सिकेट किया है उसके बाद आप ऑफेंस करते हो, तो आपकी ऑब्वियसली इनिशियल जब आपने ड्रिंक करी तो भी आपकी इच्छा नहीं थी, और इवेंचुअली जब आपने कुछ भी ऑफेंस किया तो भी आपके गिल्टी माइंड नहीं था, क्योंकि आप उसे बना ही नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन इंपैक्ट ऑन योर माइंड इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? तो इंपेयर्स परसेप्शन, डेफिनेटली इंटॉक्सिकेशन इंपेयर्स परसेप्शन, आपका जो परसेप्शन है उसको खत्म कर देता है, और इवेंचुअली आपकी जो पावर है टू एस्टेब्लिश मेंस rea, दैट इज आल्सो एंड्स एंड जजमेंट बोथ, सो वन फेल्स टू फोरसी द रिजल्ट। तो पहला क्या है? पहला परसेप्शन, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ मेंस rea। दूसरा क्या हुआ? जजमेंट बोथ वन फेल्स टू फोरसी द रिजल्ट। परसेप्शन एंड जजमेंट आपका फ्रेमिंग ऑफ मेंस rea आ जाएगा। फोरसी द रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उस एक्ट के जो आप करने वाले हो ड्यूरिंग यू आर इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, उसमें आपका वो चीज खत्म हो जाती है। और यहीं पे हमारे जो दो चीजें वर्ड है, एक तो नेचर ऑफ फैक्ट जो आपका सेक्शन 84 में या फिर 23 में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ एक्ट, और नॉट एबल टू डिटरमाइन इट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और कॉन्ट्ररी टू लॉ जो मैं कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन ने किसी को मार दिया गोली से, ही वाज इंटॉक्सिकेटेड एंड ही स्टॉप्स देयर, मारने के बाद वो वहीं खड़ा रहा, पुलिस आई उसे ले गई, क्या समझेंगे आप इससे? डेफिनेटली उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने मारने के बाद दैट इज द ऑफेंस बीइंग कमिटेड और उसके बाद मुझे जेल ले जाया जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? तो वहां पे हम कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दैट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस और प्रूफ करने की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जस्ट मैंने एक छोटा सा सिनेरियो बताया कि उस केस में कहीं ना कहीं वो नेचर ऑफ एक्ट भी नहीं समझ पा रहा था और इवेंचुअली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड था। और क्या हो जाएगा? दैट इज इंपेयर्स परसेप्शन एज वेल एज जजमेंट, दोनों चीजें उसकी हटा दी और फेल्स टू फोरसी। ठीक है, जैसे हम बात करें सेक्शन 82, सेक्शन 82 या फिर इधर होगा आपका सेक्शन 21, जो बात करता है किसकी? उस पर्सन की जो इवेंचुअली चाइल्ड है, 7 साल से कम का है, ही इज डोली इनकैपेक्स। अब उसमें क्या है? दैट ही इज अ नॉर्मल चाइल्ड, बट 7 साल से नीचे ये माना जाता है दैट ही इज नॉट एबल टू फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, और उसका परसेप्शन भी नहीं है। अब जब परसेप्शन नहीं है, जजमेंट नहीं है, तो इवेंचुअली वो जो कमीशन करेगा या एक्ट करेगा या फिर उससे करवाया जाएगा, उसका उसे कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। जब वो बड़ा हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, तब समझ में आएगा अच्छा ये तो ऑफेंस होता है। ठीक है, सेम आपका इंटॉक्सिकेशन में लगता है कि आपका जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंड है, जो आपके एनिमल से या फिर बच्चे से अलग करता है, दैट इज बीइंग इम्पेयर्ड। जब वो इम्पेयर हो गया तो आपकी गिल्टी माइंड, जो कि माइंड तो वर्ड क्या है? मेंस rea में गिल्टी माइंड ना, माइंड तो होना चाहिए ना, तो माइंड उस समय काम भी नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा तो यू कैन नॉट फॉर्म रेशनल जजमेंट, रेशनल जजमेंट नहीं तो इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें डिस्कस करना है। तो सेक्शन 23 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन अ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड विदाउट देयर नॉलेज और अगेंस्ट द विल एंड लैक मेंटल कैपेसिटी, दिस मे बी एक्सक्यूज्ड। साथ में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में भी आपको जनरली एक्सेप्शन मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे भी आप मेंस rea तो फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन नंबर 24 में या फिर 86 ऑफ आईपीसी में एक फिक्शन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने ड्रिंक करी, आपने इतनी ड्रिंक करी कि आपके उस ड्रिंक करने के बाद आपका जो परसेप्शन है वो इम्पेयर हो गया। इम्पेयर होने के बाद क्या करोगे? आप कोई ऑफेंस करोगे, आपने ऑफेंस कर दिया। ऑफेंस करते में आपका गिल्टी माइंड नहीं था, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन था। लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन कैसा था? वॉलंटरी, आपने खुद से किया था। तो वो कहते हैं हम फिक्शन बनाएंगे कि वो जो ऑफेंस को जब कर रहे थे, वो नॉलेज कहां से ली जाएगी? जब आपके ड्रिंक करने से पहले, ड्रिंक करने से पहले आपको पता था कि मैं ड्रिंक कर रहा हूं और हो सकता है मैं आपा खो दूं। आपा खोने के बाद मेरा परसेप्शन या जजमेंट की जो डिसीजन है वो मेकिंग है वो खत्म हो जाएगी और इवेंचुअली आई कैन कमिट एन ऑफेंस। तो वहां पे उस नॉलेज को कहीं ना कहीं प्रिज्यूम कर लिया जाता है जो कि आपके ड्रिंक करने से पहले था, और उसकी वजह से आप पे एक ऑफेंस इंपोज कर दिया जाता है।
बट दैट ओनली नॉलेज नॉट इंटेंशन। इंटेंशन तो आप इम्पोज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटेंशन तो सर्टेन टाइम पे फॉर्म होती है। नॉलेज आपको पहले से हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज आप एक तरीके से बिफोर दैट यू हैव टेकन दैट इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, ठीक है, तो उससे पहले की प्रिज्यूम कर ली जाती है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेंशन पे जरूर मिल जाएगा आपको एक्सेप्शन, लेकिन नॉलेज पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे फिक्शन बना दिया गया है। अदरवाइज तो हर कोई ड्रिंक करेगा और किसी को मार देगा, फिर क्या देगा, मेरा तो मैंने ही नहीं थी। तो दैट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। Now, for a specific intent, crimes like murder, lack of intent due to intoxication may sometimes be a defense. जब आप प्रूफ कर दोगे कि मेरे पास तो impairment हो गया था मेरी knowledge का। The courts require strong evidence to accept intoxication as a ground to negate mens rea. The rationale to discourage voluntary drunkenness from becoming an excuse for unlawful conduct. Voluntary intoxication is also a defense. जब आप ये पता पाओगे वो इंटेंशन नहीं थी और नॉलेज भी उस समय भी नहीं थी, वो सारी चीजें अगर आप प्रूव करवाओ तो voluntary intoxication can also be a defense, but generally it is not. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया सेकंड का बी। नाउ इज सेकंड का सी। सेकंड का सी बोलता है, how do you agree that Prevention of Corruption Act 1988 is an important legal instrument in curbing corruption in the society? तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, तो आपको ये चार वर्ड समझ में आ गया होगा कि एक डिस्कस है, एक एक्सप्लेन है, उसको हमें कैसे कैसे करना है, फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, तो वी विल डू द क्वेश्चन इन अ स्पीडी मैनर, क्योंकि हम समझेंगे कि क्या क्या मतलब है उस क्वेश्चन का, और फॉर्मेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फॉर सेवरल क्वेश्चंस। 8 से 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नाउ how far do you agree that Prevention of Corruption Act 1988 is an important legal instrument in curbing corruption in society? करप्शन एक मीनस है, ये हमें अच्छे से पता है। करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार, जिसमें मतलब एक नॉर्मल काम होता है, जिस पर्सन का ड्यूटी होती है उसे करना होता है, बट ही डजंट डू, बट ही डज फॉर द मनी, और इफ ही डज बट ही स्पीड्स अप फॉर द मनी, तो उसमें किसमें क्या होगा, करप्शन होता है। कि भाई एक पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस तो वैसे भी मिलनी चाहिए, बिकॉज यू हैव गिवन द टैक्स, दैट इज लीगल थिंग, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसा मनी देना पड़ता है जो कि आपको काम कराना पड़े, या तो कुछ गलत काम कराना पड़े, या फिर जो काम नहीं कर रहा उसको कराना पड़े, या फिर तीसरा चीज है आपको उस काम को जल्दी कराना पड़े। तो तीनों चीजों के लिए ब्राइब जाती है। अब जो करप्शन एक्ट है, करप्शन एक्ट सिर्फ टेकर को एक्यूज नहीं बनाता, जो देने वाला है उसको भी एक्यूज बनाता है, और जो लेने वाला है उसको भी एक्यूज बनाता है, गिवर और टेकर बोथ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑफेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन दिस लॉ एंड व्हाट आर द पनिशमेंट, पनिशमेंट की भी बात करनी है। The act criminalizes acceptance of illegal gratification, abuse of position and possession of disproportionate assets by public servant। जो कि PCA that is Prevention of Corruption Act एक स्पेशल एक्ट है, जो देखो ब्राइबरी से रिलेटेड तो हमारे IPC और VNS में ऑफेंस मिलते ही हैं, पर उसको और ज्यादा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं लायबिलिटी डाल दी आपके ऊपर, एक्यूज के ऊपर, कि अगर आप करप्शन में पकड़े गए फैक्ट्स के हिसाब से, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके ऊपर प्रिजम्पशन लग जाएगी दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अब आप डिस्प्रूव करो कि आपने नहीं किया, ठीक है। दैट इज अ imposition of presumption or burden of proof on you, not on the prosecution itself, जो कि क्रिमिनल केसेस में जनरली होता है, ये भी क्रिमिनल केस ही होता है। The act criminalizes acceptance, ये हो गया। It covers both the giver and receiver of the bribe after 2018 amendment, 18 अमेंडमेंट के बाद उसको दोनों को डाल दिया इसमें इन्होंने, ठीक है। It requires prior sanction of prosecuting serving public servants, which balances protection and accountability, दोनों को मानते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पर्सन को, जैसे हमने एक 197 ऑफ CRPC पढ़ा है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें यही दे रखा है कि आपको अगर प्रोसिक्यूट करना है एक जज को या फिर पब्लिक सर्वेंट को, तो उसमें गवर्नमेंट की पर्सन हु हैज दैट अथॉरिटी व्हिच हैज अपॉइंटेड दैट पर्सन विल हैव टू गिव अ सैंक्शन बिफोर दैट पर्सन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके बाद दे रखा है स्पेशल कोर्ट्स एंड टाइम बाउंड ट्रायल्स एम टू एनहेंस इफेक्टिवनेस। तो हमें यही ना कि हाउ डू यू एग्री द प्रिवेंशन ऑफ एक्शन करप्शन एक्ट ने वो काम किया नहीं किया, डेफिनेटली वो काम तो किया है। एक डर तो बैठा हुआ है कि अगर मान के चलो एक ऑफेंस बन जाता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, तो अब उसकी जिंदगी क्या है, इसी चीज में चली जाएगी, डिस्प्रूव करने में कि मैंने करप्शन नहीं किया है। पहले क्या होता था कि प्रोसिक्यूशन को जो जैसे ईडी हो गया या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हो गया, इनको प्रूव करना पड़ता था, ठीक है। अब जस्ट सिचुएशन उल्टी है जब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं जो लोग थोड़े बहुत भी ईमानदार हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं इस मामले से, तो कहीं ना कहीं काम तो किया है इसने, ठीक है। इसके बाद है स्पेशल कोर्ट जुडिशियल सपोर्ट लाइक अ विनीत नारायण केस reinforce the independent investigation and prosecuted mechanism, though enforcement challenges remain, the law remains central to the India's corruption act। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और पूछी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, तो ये हमारे ऑफेंसेस लिख दिए थे, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एब्यूज ऑफ पोजीशन एंड पोजेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। जो इसकी पनिशमेंट है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, और वहां से हमें वो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो है, जो भी मैक्सिमम मिनिमम पनिशमेंट है दैट वी हैव टू साइट हियर, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन भी क्वेश्चन भी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। नाउ कम्स द थर्ड का ए। थर्ड के में क्या दे रखा है, इट इज द मोड ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर party with or without his consent which determines the type of offense against property and thus distinguishes theft, misappropriation and criminal breach of trust। देखो एक चैप्टर पूरा का पूरा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का हुआ करता था, चैप्टर 17 जो आज की डेट में भी है, जो 303 से स्टार्ट होता है बीएनएस में। उसमें आपको बहुत सारे ऑफेंसेस मिलेंगे, जैसे एक थेफ्ट का हो गया, एक मिसएप्रोप्रिएशन का हो गया और एक सीबीटी दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तीनों ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तीनों ही आपके पोजेशन में चेंज की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो पोजेशन चेंज हुआ है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वो कैसे चेंज हुआ है उसी से समझ में आ जाता है कि क्या डिस्टिंक्शन है इन तीनों के बीच में। जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, थेफ्ट में क्या होता है कि आपका जो पोजेशन है वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह से उस पर्सन से जो पोजेसर था उससे ले लिया गया, उससे मूव कर लिया गया, टेक अवे कर लिया गया। दैट कैन बी फोर्सेबल एज वेल, पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी उसको अपने पास रखने की, तो वहां पे क्या है उस पोजेशन से छीन लिया गया। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की, वहां पे ऑलरेडी उस पर्सन के पोजेशन में कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है। कंस्ट्रक्टिव मतलब उसके पास नहीं है, या तो जैसे कोई रिंग है, रिंग यहाँ पड़ी हुई है, उसके पास तो नहीं है, बट दिस इज इन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, उस पर्सन की तो है ना, ही इज एन ओनर और कंस्ट्रक्टिवली उसके पोजीशन में। तो वो अगर किसी और पर्सन को मिल जाती है तो उसकी जनरल ड्यूटी बनती है कि उसको ढूंढ के दे दे। अगर नहीं देता है तो और वो अपने काम के लिए उसे कन्वर्ट कर लेता है या फिर मिसएप्रोप्रिएट कर देता है। मिसएप्रोप्रिएट मतलब किसी और को बेच देता है, तो वो क्या लग जाएगा, मिसएप्रोप्रिएशन लग जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेम मिसएप्रोप्रिएशन की तरह है, बस इतनी सी बात है कि वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट विद द ओनर बट एंट्रस्ट कर रखी है या फिर किसी पर्सन को डोमिनियन दे रखा है। जैसे आप अपने सर्वेंट को दे रखा है, क्लर्क को दे रखा है, या अपने भाई वगैरह को दे रखा है, बस ट्रस्ट के लिए कर, भाई इसे संभाल के रखना। या फिर अपने बैंक को भी दे रखा है, बैंक को भी क्या कर रखा है, इंटरेस्ट कर रखा है कि लॉकर में संभाल के रखना। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर वो प्रॉपर्टी वहां से चोर जाती है या फिर कोई पर्सन उसको निकाल लेता है या फिर वही पर्सन अगर चुर जाएगी या फिर मतलब थेफ्ट हो जाएगा उसका, तो फिर वो थेफ्ट में आएगा। अगर वही पर्सन उसको मिसयूज करता है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देता है विदाउट योर ओन परमिशन, या फिर उसको बेच देता है या फिर अपने यूज में ले लेता है, दैट इज सीबीटी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसएप्रोप्रिएशन में दो ही फर्क है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन क्या कहता है, वो कहता है कि आपके ऊपर कोई डोमिनियन नहीं था, बस आपको मिल गई बिकॉज यू आर द फाइंडर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन सीबीटी में क्या है, सीबीटी में आपको दिया गया था फॉर एंट्रस्टमेंट, आपको रखने रखाने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन आपने उस पर्पस के लिए यूज करते हुए अपने लिए यूज कर लिया या फिर उसको मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। लेकिन थेफ्ट में क्या है, थेफ्ट में दिया ही नहीं है आपको, ना आपको वो मिला है, आपने उसे छीना है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लिया है। या तो उसकी बिना नॉलेज के लिया है या फिर उसकी विदाउट कंसेंट है पर नॉलेज में है और उससे छीन लिया। आपने किसी कोई पर्सन आया आपके पास और छीन के ले गया, दैट इज थेफ्ट। और आपको पता भी नहीं है तब भी ले लिया, तब भी दैट इज आल्सो थेफ्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है और इस सेंटेंस को बताना है कि पोजेशन को एक्वायर करने में विदाउट कंसेंट की बात हो रही है। इसमें है आपका थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट एंड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इसके बाद क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन दे रखा है, सीबीटी दे रखा है, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द की डिफरेंस लाइज इन हाउ पोजेशन बीन टेकन बाय द अदर पर्सन, जो कि मैंने आपको बताया तीनों केसेस में। एग्जांपल दे रखा है, अ सर्वेंट स्टीलिंग ऑफिस कैश कमिट्स थेफ्ट but a manager misusing company funds may be charged under CBT. The law punishes all, but with the distinction based on the trust, entrustment, and timing of a dishonest intention. That is the main thing which distinguishes all the three offenses. ठीक है? Next question 3B. That is, a person is liable for public nuisance where he does an act or illegal omission which causes any common injury, danger, or annoyance to public. Nuisance क्या होता है? Public nuisance, किसी पर्सन को परेशान करना अगेंस्ट हिज विल, दैट इज व्हाट न्यूजेंस इज। वो किस तरीके का होता है, या तो पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है। दो तरीके के न्यूजेंस होते हैं। पब्लिक न्यूजेंस आपका आईपीसी में पनिशेबल भी होता है, पब्लिक न्यूजेंस आपका वहां पे टॉर्ट में रिकवरी भी कर सकते हो डैमेजेस की, और प्राइवेट न्यूजेंस में तो सिर्फ रिकवरी कर सकते हो। जनरली आपका ऑफेंस वो बनता नहीं है प्राइवेट न्यूजेंस में जनरली। डिस्कस न्यूजेंस इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट अलोंग विद इट्स टाइप्स। पहले टाइप पब्लिक प्राइवेट दो बता दिए, साथ में न्यूजेंस क्या होता है वो बता दिया। 268 में होता था आईपीसी में, 270 ऑफ बीएनएस में है वो चीज है। इसमें लिखा हुआ है पब्लिक न्यूजेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी एज एन एक्ट और ओमिशन कॉजिंग इंजरी, डेंजर और एनॉयंस टू द पब्लिक। और प्राइवेट पर्सन को वो प्राइवेट आपका हो जाएगा न्यूजेंस। इट अफेक्ट्स पब्लिक कन्वीनियंस, सेफ्टी और हेल्थ such as pollution, blocking roads or loud noise. It differs from private nuisance which affects the specific individuals. Remedies include criminal prosecution, injunctions and compensation.
The courts have recognized its importance in environment cases and urban planning issues. The concept protects the collective rights and ensure the individual liberty doesn't harm public welfare. तो इसमें तो ऐसा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो पहली बात तो हमें न्यूजेंस के बारे में बताना है, उसके डिफरेंट वो बताने आपके टाइप्स बताने, उन दोनों का एग्जांपल लेना है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद और तो कुछ उन्होंने पूछा भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि एक्ट और इलीगल ओमिशन जो कि कॉमन इंजरी करता है, दो वर्ड को भी आपको डिस्कस करना है। एक्ट, आपके किसी एक्ट, जैसे अगर आपने धुआं लगा दिया, किसी में आग लगा दिया, धुआं निकल के जा रहा है, तो ये आपका एक्ट है। अगर आपके घर से वैसे ही जनरली धुआं निकलता है और आप उसे रोक भी नहीं रहे हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो न्यूजेंस, ठीक है। अगर आपके घर से पानी से छत से पानी जा रहा है, सीपेज हो रहा है और वो आपने रोका नहीं, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ न्यूजेंस, ठीक है, क्योंकि वो ओमिशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain false imprisonment as per law of torts and distinguish from malicious prosecution. false imprisonment क्या होता है? false imprisonment होता है आपका कि किसी पर्सन को बिना उसके या तो नॉलेज के आपको रोक लिया या फिर उस पर्सन को जबरदस्ती रोक लिया। आपका अगर क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल में वर्ड यूज होते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे होता है आपका टॉर्ट में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसको कैसे हमने डिफाइन कर रखा है? इन्वॉल्व्स अनलॉफुल रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपने किसी टाइम के लिए थोड़ी टाइम के रोक भी लिया, दैट इज ऑल्सो व्हाट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप डैमेजेस रिकवर करते हो। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में आप वहाँ पनिशमेंट भी दे सकते हो दूसरे पर्सन को। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वो होता है कि आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट एक गलत केस डाल दिया, अब वो इवेंचुअली एक्विट हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्विट हो गया, और उसमें क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं उसकी आपकी रेपुटेशन गिरा दी। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऊपर केस डला है, आपने कुछ भी नहीं किया था, एंड स्टिल यू आर बीइंग ऑनरेबली एक्विटेड और एक्विटेड, और उसके अगेंस्ट आप क्या डाल सकते हो? केस डाल सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, कि आपकी मेलाफाइडी इंटेंशन की वजह से आपने मुझे केस डाला या प्रोसिक्यूट किया, नाउ यू हैव टू गिव मी डैमेजेस व्हिच हैज हार्म्ड माय रेपुटेशन, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स इनिशिएशन बेसलेस लीगल प्रोसीडिंग विद मालिस एंड विदाउट रीजनेबल कॉज। तो टॉर्ट के हिसाब से हमें डिस्कस करना पड़ेगा वो होता क्या 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 क्या। उसमें मैलिस इन लॉ होता है, इसमें मैलिस इन फैक्ट भी होता है, मैलिस इन लॉ भी होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हैपन विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मैलिशियस प्रोसीडिंग रिक्वायर्स जुडिशियल प्रोसेस। अब हमें क्या डिफरेंस भी बताना है, क्योंकि लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बताना, ठीक है। False imprisonment focuses on physical liberty, malicious prosecution focuses on abuse of legal process. Both are civil wrongs under tort law, but their elements or consequences differ. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? एक तरीके से उन दोनों को डिफरेंस बताना है और साथ में उन दोनों को डिफाइन भी करना है, दैट इज मोर देन, और साथ में एग्जांपल ले लेने, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा केस लॉस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्टिक टू द थिंग लगना है, क्योंकि यहाँ पे 150 मार्क्स नहीं 200 आपको वर्ड्स के हिसाब से लिखना है, 200 वर्ड्स बहुत कम होते हैं, उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ ए, if an enterprise is permitted to carry on any hazardous or inherently dangerous activity for its profits, or the cost of any accident arising on account of such activity must be in appropriate terms of overheads. कमेंट, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ओलियम गैस लीकेज का केस है, जिसमें इन्होंने अब क्या बोला है, कमेंट करने को बोला है किस चीज पे, कि ये जो हमने सेंटेंस बोला क्या ये सही है कि नहीं है। अब वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये अपना ओपिनियन नहीं मांग रहे, कमेंट करने को लिए बोल रहे हैं। कमेंट करने का मतलब टिप्पणी दो, ये आप क्या समझते हो इस चीज से, आप इसको सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, दैट इज द मेन थिंग। वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। जैसे आपका जो इवेंचुअली डिस्कशन हुआ था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे, आपने वहां पे वो भी पढ़ा होगा, राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि जो पर्सन, मतलब एक सेंटेंस यूज होता है, वन हु कीप्स द वॉल्फ मस्ट बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो ऐसे चीज को पालता है, जैसे वाइल्ड पेट को पालता है, तो उसके अगर मान के चलो उसकी वजह से कोई नुकसान होता है, तो दैट पर्सन हैज टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर एक एंटरप्राइजेस है जो बहुत पैसा कमा रहा है किस चीज से, हैजार्डस एक्टिविटीज को करके, जैसे कानपुर टेंड्रीज केस हुआ था, या फिर आपका ये यूनियन कार्बाइड का जो केस हुआ है भोपाल ट्रेजेडी वाला, तो इसमें क्या है कि आप ऐसी हैजार्डस एक्टिविटी कर रहे हो, उससे पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से, तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन हैज टू बी। तो उसमें आप उसे बोलते डीप पॉकेट थ्योरी, कि आपकी जो जेब है वो इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर सके। और जितना आपने उस हैजार्डस एक्टिविटीज से उस वॉल्फ को रख के पैसा कमाया है, तो भैया उसके अगर उससे कुछ गड़बड़ होती है तो आपको भरना भी पड़ेगा, और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी आज की डेट में अप्लाई होती है, पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन भी रखते थे, अब आज की डेट में नहीं रखते। तो क्या ले रखा है, The principle emerged from the MC Mehta versus Union of India oil and gas leakage case in 1987. It goes beyond strict liability by removing all exceptions like act of God or third party fault. Absolute है, there is no excuse to not to pay any compensation.
enterprises engaged in hazardous activities must compensate for harm caused regardless of fault or negligence. उनका है नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें इंटेंशन देखनी ही नहीं है. The rationale is that those profiting from the risky activity must bear full responsibility for potential harm. It is part of India's environmental jurisprudence and promotes corporate accountability. जितना पैसा कमाओगे उतना भरना भी पड़ सकता है अगर गलती होती है. It ensures the victims are not denied compensation due to technical defenses. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसमें कुछ नहीं है, बस वही बात बतानी है आपको, एक सिनेरियो बताना है, इवेंचुअली उस पर कमेंट करना है. ठीक है, कमेंट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, किडनैपिंग इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस व्हाइल एब्डक्शन इज नॉट एन ऑफेंस एक्सक्लूसिवली. इट बिकम्स एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड विद अ क्रिमिनल इंटेंट. दैट इज अ सेटल्ड लॉ, हमेशा सेटल्ड है. किडनैपिंग दो तरीके की, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. एब्डक्शन क्या होता है? एब्डक्शन होता है एक तरीके से किसी भी पर्सन को, नॉट ऑफ अ सर्टेन एज, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, 60 साल का, 70 साल का, 12 साल का, 11 साल का, उसको एब्डक्ट करते हो, अपहरण करते हो उसका, फॉर या तो फोर्स की वजह से या फिर उसे कंपेल करते हो थ्रू डिसीटफुल मींस. ठीक है, उसको लेके जाते हो. अब एब्डक्ट करना इज नॉट पर से व्हाट एन ऑफेंस. ये साफ साफ लिखा हुआ है, केस का नाम भी था, चाहो तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हो और लिखना भी चाहिए मेरे हिसाब से, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट. इसमें लिखा भी हुआ था कि एब्डक्शन अपने आप में कोई पूरा ऑफेंस नहीं है, इट इज एन इनक्वेट ऑफेंस. लेकिन जब वो कपल हो जाता है विद मर्डर, विद रैंसम, विद illicit for committing illicit relationship या फिर or any other offense, then it becomes an offense. Abduction is not per se an offense. किसी पर्सन का अपहरण करके ले जा रहे हो, किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए, वो 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए होती है फॉर लॉफुल गार्जियनशिप. लेकिन अदर केसेस में किसी बड़े लोगों को लेके जा रहे हो क्योंकि उनके पास कंसेंट की पावर होती है, तो आप उन्हें लेके जा रहे हो पर किसी ऑफेंस को करने के लिए, तब एब्डक्शन इज कवर्ड विद द ऑफेंस. तब जाके वो क्या बनता है? ऑफेंस बनता है, पर से नहीं बनता. क्या लिखा हुआ है? तो आपको क्या करना है? व्हेन कमिटेड विद क्रिमिनल इंटेंट एक्सप्लेन. आपको दोनों को, एक तो सब्सटेंटिव ऑफेंस ये क्यों है वो मैंने आपको बताया. किडनैपिंग तो इंडिया से होती है तो वो सबके लिए ही है, तो इंडिया से अगर वहीं बाहर ले जाओगे वो तरीके से ह्यूमन ट्रैफिक में भी आ जाता है. उसमें क्या होगा? उसमें सब्सटेंटिव ऑफेंस मान लिया, लेकिन लॉफुल गार्जियनशिप में 18 से नीचे, क्योंकि वो लोग कंसेंट नहीं दे सकते, तो आप किसी को जबरदस्ती लेके जाओगे और इवन दो नॉट फॉर एन ऑफेंस, तब स्टिल किडनैपिंग इज एन ऑफेंस. बट एब्डक्शन जहां पे 18 साल से ऊपर जनरली लोग होते हैं, 18 साल से नीचे तो ऐसे किडनैपिंग लग जाना है, 18 साल से ऊपर जो होते हैं वो एब्डक्शन लगता है उन पर जनरली. लगता तो 11 पे भी है, 18 से नीचे वालों पे भी है, लेकिन वहां पे किडनैपिंग लगाना सेफ होता है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो ऑफेंस नहीं है पर से, लेकिन अगर आपको उसके बेसिस पे बाद में कोई ऑफेंस करना चाहते हो, कोई एब्डक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो, या तो जबरदस्ती शादी करोगे, या फिर उसके साथ मे बी सेक्सुअल असॉल्ट करोगे, या रेप करोगे, या फिर उसके मर्डर करोगे, या रैंसम मांगोगे, तब उसके साथ कपल तो होता ही होता है. तो उस केस में क्या होगा? तब जाके आपका एब्डक्शन बनता है. Kidnapping under section 350 and 61 involves taking a minor person of unsound mind without guardian's consent. तो यहाँ पे consent का सारा खेल है kidnapping में. It is a strict liability offense. Intent is not required here. Abduction under section involves using force or deceit to take a person from any place. Abduction is not in itself punish, वो पर्सन नहीं है. It becomes one only when coupled with the illegal purpose. वो कुछ भी हो सकता है, ransom, murder, whatever it is. Then age and consent are critical in kidnapping. Intention is critical in abduction. That is the difference primarily. इसीलिए वो substantive offense नहीं होता. लास्ट है आपका, एब्डक्शन इज नॉट ऑफेंस पर से, इट मस्ट बी कपल्ड विद इंटेंशन टू कमिट फर्दर क्रिमिनल एक्ट्स व्हिचएवर इट कैन बी. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है, दोनों का उन्हें बेसिक बताना है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन हमारा फॉर द पार्ट ए, दैट इज 4C. द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंट ऑफ अबेटर, नॉट अपॉन द एक्ट कमिटेड बाय अबेटेड पर्सन. जब हम बात करते हैं एक अबेटेड पर्सन की, वो अकेला या फिर वो ऑफेंस करना ही नहीं चाहता था. जब वो ऑफेंस नहीं करना चाहता था तो वो इवेंचुअली उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी नहीं, तब ऑफेंस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी मेंसरिया नहीं है. लेकिन एक ऐसा पर्सन जो खुद नहीं करना चाहता डायरेक्टली, पर वो किसी और के थ्रू कराना चाहता है वो काम, वाइकरियस लायबिलिटी बनती है ना. वन हु डज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, दैट मींस ही एक्ट्स फॉर अनदर, और वो पर्सन लायबल हो जाएगा, प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा आपके लिए, सर्वेंट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अबेटेड पर्सन जनरली उस ऑफेंस को नहीं करना चाहता था, और मे भी करना चाहता हो, लेकिन उसको थ्रस्ट किसका मिल गया? थ्रस्ट मिल गया एक पर्सन का जो है आपका अबेटर. तू कर, मैं देख लूंगा, दैट आई एम फाइनेंशियली प्रोवाइडिंग यू समथिंग, आप उससे ऑफेंस करो, मैं तुझे बंदूक देता हूँ, तू कर. इंस्टिगेट प्रवोक करते हो, नहीं नहीं तेरे साथ उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, और तू उसे मार गया. दैट इज व्हाट? अबेटमेंट. अब डेफिनेटली जो इंटेंट है वो अबेटर की काम आएगी, इवन दो दैट ऑफेंस इज नॉट बीइंग कमिटेड बाय दैट पर्सन. जैसे मैंने उसको बोला कि भाई उसे मार दिया, बात खत्म.
अबेटर की लायबिलिटी बन गई, नहीं करेगा तो कम बनेगी, कर देगा तो उतनी ही बनेगी जितनी उसकी बननी थी। इवेंचुअली उसने तो करा ही कराया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंट किसकी देखी जाएगी, डिपेंड्स अपॉन इंटेंट ऑफ अबेटर नॉट अपॉन कमिटेड बाय द अबेटेड पर्सन। उसकी क्या इंटेंट थी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उसके खुद के लिए भले ही हो, उसको ऑफेंस बनाने के लिए भले ही हो, लेकिन अबेटर को पनिश करने के लिए क्या चाहिए, उसकी इंटेंट चाहिए, नॉट ऑफ अबेटेड पर्सन, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना है फिर से अपने को। Abatement under section 107 of IPC includes instigating, aiding or conspiring to commit an offense. The liability of the abetter exists independently of whether the principal offense is completed or not. वो एक्चुअल में जो ऑफेंस आपने प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट किया है या एड किया है, वो हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, अबेटर तो बनेगा ही बनेगा। और मैंने आपको बताया था बिकॉज मेंस रिया इज पनिशेबल। इवेंचुअली जो एक्ट होगा नहीं होगा, उस मेंस रिया को तो पकड़ो, रोको तो सही, हो सकता है इस बार ना हो पाए अगली बार कर दे, ठीक है। तो ऑफेंस इज कंप्लीटेड, द व्हाट मैटर्स इन द अबेटर्स मेंटल एलिमेंट, द इंटेंशन टू एनकरेज और सपोर्ट द क्राइम। भले ही दूसरा पर्सन हिम्मत ना दिखा रहा हो, लेकिन आपने उसको चढ़ा दिया, तो उस केस में क्या वो करेगा। इवन इफ द प्रिंसिपल पर्सन फेल्स टू एक्ट, प्रिंसिपल पर्सन कौन है, हमारा अबेटेड पर्सन, वो उसके अबेटमेंट के बेसिस पे एक्ट करना छोड़ देता है या फिर फेल हो जाता है, द अबेटर मे बी लायबल इफ द इंटेंशन टू इंस्टिगेट अ पर्सन इज प्रूवन। अगर आपका वो जो एक्ट है जो अबेट किया गया है, दैट was not even completed, वो कंप्लीट हुआ है या फिर ऑफेंस हुआ ही नहीं है, still that person who has abetted, that person must be punished. Courts have clarified that abatement is a substantive offense. Substantive offense का मतलब क्या है, ये इनकोएट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। अगर आपने किसी को जबरदस्ती प्रवोक किया, जिसे बोलते हैं इंस्टिगेट करना, या फिर एड किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टिल यू विल बी व्हाट लायबल, बिकॉज you will still be liable because that offense might have been committed. आपने अपनी मेंस फ्रेम कर लिए, that is more than enough, अपने आप में सब्सटेंटिव ऑफेंस है। और वहां पे लिखा भी हुआ है, अगर हम जाएंगे 109 में और 115 में ऑफ आईपीसी, 109 में लिखा हुआ है अगर ऑफेंस हो जाता है तो उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी एक्चुअल जो पर्सन अबेटेड है, जिसने ऑफेंस किया है, उसको मिलेगी। अगर नहीं होता है 115 में तो ऑलमोस्ट या तो हाफ दे रखी है और 1/4 देगी, डिपेंड्स कौन सा आपने एक्ट के अबेट किया था, ठीक है। Last, this ensures that those who encourage or plan offenses are not spared merely because others did not act. यही है कि सारा खेल है अबेटर की इंटेंट का, वो भले ही ऑफेंस करे ना करे, हम तो भैया उसको पनिश करेंगे। That is explained, आप उसे एक्सप्लेन करोगे विद द एग्जाम्पल जरूर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा पार्ट ए यहाँ पे खत्म होता है। I am just reminding you again that we are starting a new batch on 4th of August 2025. Enroll yourself and score 300 or above marks in UPSC law option. Okay, bye, all the best.